Hello students and aspirants, welcome all of you again to my channel Biology Bormita। सारे बॉर्मिटा ले रहे हैं ना अलग से, बाकी मील के साथ में बॉर्मिटा बहुत ज़रूरी होता है, पता है ना। खासकर आप जैसे स्टूडेंट और एस्पिरेंट जो नए नए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर नीट या CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या 11th में उसकी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है चैनल ये। खासकर बायोलॉजी जिसको सब लोगों ने सोचा है कि हम आराम से कर लेंगे रट्टा मार करके, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो बॉर्मिटा बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आप मेरे प्रीवियस वीडियोस अच्छे से देख रहे होंगे, उसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहे होंगे, आराम से देख रहे होंगे, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि बिना क्राइम किए अच्छे से समझ के सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाएँ बायोलॉजी के, तो ये चैनल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आसान बायोलॉजी और कहाँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन, उसका प्रिंसिपल, उसके इम्पॉर्टेंट टूल्स और रॉ मटेरियल्स के बारे में बताया था। आज हम उसी को और डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। हर टूल को हम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर अप्लाइड कॉन्सेप्ट तक डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या आपको वो दो इंपॉर्टेंट टूल याद है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था? आप सब देख रहे हैं ना? अच्छा, कुछ नए भी हैं तो देख लो यार वहाँ जा कर के, फिर बॉर्मिटा का लेने के बाद जो ताकत आएगी समझने की, उसका मज़ा ही अलग होगा। तो जो देख रहे थे, क्या उनको दो इंपॉर्टेंट टूल, रॉ मटेरियल्स जिसके बेसिस से बायोटेक्नोलॉजी आज अच्छे से काम कर रही है और फ्लरिश कर रही है, क्या आपको पता है ना? उसमें से एक टूल को हम लेने आ रहे हैं डिटेल में। दो इंपॉर्टेंट टूल मैंने बताया था, उसमें से एक था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और दूसरा इंपॉर्टेंट टूल प्लास्मिड्स। इन्हीं दोनों के बेसिस पे बायोटेक्नोलॉजी आज नए नए मुकाम हासिल कर रहा है और ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है। आज इन दोनों में से हम प्लास्मिड्स को डिटेल में लेंगे। ये प्लास्मिड क्या है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी को अगर अच्छे से समझना है, उसके एप्लीकेशंस को अच्छे से जानना है या उसको खुद अप्लाई करना है, तो आपको इन दोनों को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो प्लास्मिड क्या है? प्लास्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, ठीक है बच्चों? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठो तो और मज़ा आ जाएगा, सुनते रहना और साथ साथ लिखते रहना, तो हैंड टू हैंड आप 2 in 1 काम कर रहे होगे। आपके दिमाग में भी जाएगा, लर्न भी होगा और अच्छे से आ भी जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल क्या है और कहाँ होता है? ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इट इज़ फाउंड इन ऑल प्रोकैरियोट्स। सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से हैं? यस, दे आर ऑल बैक्टीरिया। इसका मतलब सभी बैक्टीरिया में ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है। बट ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल क्या है? एक्स्ट्रा का मतलब क्या? जेनेटिक मटेरियल, वो भी एक्स्ट्रा, ये तो कभी सुना ही नहीं। तो चलो बैक्टीरिया के डायग्राम को बनाते हैं एक बार, सेल के। एक बैक्टीरिया का सेल कैसा दिखता है? माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो हम उसको समझते हैं। पहले ध्यान से देखिए, चाहो तो आप साथ साथ बना सकते हो। एक दो बार बनाओगे तो बार बार फिर उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएगा। ये डायग्राम अक्सर आपने बुक्स में, NCERT में या आपके रिफ्रेशर्स में या अलग अलग जगह पे देखा होगा जनरली। हम बैक्टीरिया सेल के अंदर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, तो बैक्टीरिया सेल के पास क्या है? बाहर सेल वॉल। ये मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेल में डिटेल में बताऊंगा, हर एक की प्रॉपर्टी। अभी हम प्लास्मिड को मेन फोकस करेंगे। सेल वॉल के अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के एक डिप्रेशन जिसको मीसोसोम कहते हैं। मीसोसोम, इस मीसोसोम से इसका अपना मेन जेनेटिक मटेरियल या मेन क्रोमोसोम अटैच होता है। मेन क्रोमोसोम इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये आप देख रहे हो, इट इज सर्कुलर। ये सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है, और यही क्रोमोसोम को अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इसी को आप DNA भी बोल सकते हो। तो डबल स्टैंडर्ड मेन क्रोमोसोम या DNA,
ये आप इसके सेल मेम्ब्रेन से अटैच होता हुआ देख सकते हो। ठीक है, अब ये मेन क्रोमोसोम क्या है? जैसे हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम और उसका मॉलिक्यूलर लेवल पे डीएनए होता है, वैसे इनका यहाँ पे है। इनका ये पूरा क्रोमोसोम या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू से डीएनए इसके साइटोप्लाज्म में, इसके सेल के साइटोप्लाज्म में, क्योंकि इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता तभी इसको प्रोकैरियोट कहते हैं, है ना। साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूम रहा है, प्रोक्रोमोसोम हिस्टोन प्रोटीन्स में नहीं है, ना ही इसमें कोई सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनेल के नाम पे अकेले इसमें राइबोसोम्स होते हैं जो कि ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं साथ साथ एमआरएनए का, है ना। इसको भी हम पढ़ेंगे बाद में, बट मेन हम इसको फोकस कर रहे हैं। तो इसका जो ये मेन क्रोमोसोम है इसको हम बोलते हैं मेन जेनेटिक मटेरियल, मेन क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, एक्स्ट्रा नहीं है। अब ये मेन क्रोमोसोमल क्यों कह रहे हैं? वाई इट इज कॉल्ड मेन क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल? क्यों? क्योंकि अगर ये क्रोमोसोम हटा लेंगे या इसमें कुछ गड़बड़ी हो जाएगी तो बैक्टीरिया के सर्वाइवल पे दिक्कत आ जाएगी। बिना इसके बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि है ही यही, इसका रिमोट कंट्रोल ही यही है, तभी इसको क्या बोलते हैं? मेन क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। इसके साथ साथ बैक्टीरिया के सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा नंबर में एक और ये क्रोमोसोम था, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, देखो आ गया वर्ड, एक्स्ट्रा मीन्स एक्स्ट्रा कॉपी पड़ी हुई है, मेन क्रोमोसोम की कॉपी पड़ी हुई है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है, इसी को प्लास्मिड कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अब आपको प्लास्मिड वर्ड का एग्जिस्टेंस समझ में आ रहा होगा। सो मेन डीएनए के साथ, मेन क्रोमोसोम के साथ एक्स्ट्रा अलग से साइटोप्लाज्म अलग थलग पड़ा रहता है, वो भी इसी की तरह क्रोमोसोम, डबल स्टैंडर्ड डीएनए और एक जेनेटिक मटेरियल भी है। लेकिन ये क्या बात हुई, एक सेल के अंदर दो दो जेनेटिक मटेरियल? हमारे अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। इस मेन जेनेटिक मटेरियल और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल के जेनेटिक मटेरियल में फर्क है बच्चों। ये जो मेन क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है ये इस बैक्टीरिया के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर इट्स सर्वाइवल। ध्यान देना, अभी समझ में आ जाएगा, सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है ये जो मेन क्रोमोसोम और इसका डीएनए है ये इसकी ज़िंदगी के लिए चाहिए। इसमें जितनी भी जीन्स हैं लगभग, जैसे अगर ई कोलाई बैक्टीरिया लेते हैं तो इसमें अराउंड 2000 जीन्स होते हैं। ये सारे जीन्स इसकी ज़िंदगी के लिए चाहिए, सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे हमारा न्यूक्लियस का डीएनए इंपॉर्टेंट होता है, वैसे इसके लिए ज़रूरी है। अगर इसमें से कुछ भी जीन निकला, कुछ भी डीएनए कटा, कुछ भी पार्ट रिमूव हुआ तो ये बैक्टीरिया एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? अब ये जो प्लास्मिड है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है, ये इंपॉर्टेंट तो है बट उतना ज़रूरी नहीं है कि इसकी ज़िंदगी पर आ जाए। ये एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन था, डिस्कवरी थी जिसने ढूंढा था इसको। प्लास्मिड वॉज डिस्कवर्ड बाई लेडरबर्ग। लेडरबर्ग साइंटिस्ट ने 1952 में इसको डिस्कवर किया था बैक्टीरिया से, ये ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। जोशुआ लेडरबर्ग ने 1952 में प्लास्मिड को डिस्कवर किया था। इसका इम्पॉर्टेंस बायोटेक्नोलॉजी में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, कोहिन ने बताया था, जब उसने बैक्टीरिया से प्लास्मिड निकाल करके उसको रीइंसर्ट कर दिया था, निकाल करके। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बताया, निकला, अगर ये मेन क्रोमोसोम निकला तो बैक्टीरिया गया, इसको निकाला जा सकता है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ रही है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल तो है ही, ये इंडिपेंडेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट मीन्स इसके ऊपर किसी का जोर नहीं चलता। ये डीएनए जो अपना काम करेगा ये अपने तरीके से काम करता है, अलग इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन कर सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसका रेप्लिकेशन भी अपने तरीके से होता है लेकिन ये दोनों अलग अलग रेप्लिकेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन है, एक्स्ट्रा और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जेनेटिक मटेरियल भी कह रहे हैं। इसका मतलब कुछ तो जीन्स होंगे ना,
तो यहाँ पे भी अलग अलग बैक्टीरिया में 2 to 8 एक्स्ट्रा जीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्लास्मिड में 2 to 8 में 2 से लेके 8 जीन तक अलग अलग बैक्टीरिया के प्लास्मिड में देखे गए हैं। ये जीन्स कौन से हैं? दे आर नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, दे आर नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल बट गिव सर्वाइवल एडवांटेज। ये सर्वाइवल एडवांटेज देते हैं, ये सबसे बड़ा फायदा है। इसका मतलब क्या है बच्चों? ये जो इंडिपेंडेंट रेप्लिकेटेड डबल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल के नाम पे प्लास्मिड है, ये अपने आप मल्टीप्लाई कर सकता है बिना मेन क्रोमोसोम के दबाव में, अपने आप। और इसके पास जो जीन्स होते हैं वो इसकी बैक्टीरिया की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर होंगे तो उसको फ़ायदा ज़रूर करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गर्मी के महीने में जब समर सीज़न अभी अप्रैल मई में आ जाएगा तो हर जगह बहुत गर्मी पड़ती है, तो लोग एसी लगाते हैं। लेकिन जिनके घरों में एसी नहीं है, क्या वो उनको कोई दिक्कत आती है? दिक्कत तो आएगी, लेकिन इतनी दिक्कत नहीं आती कि उनकी ज़िंदगी पे आ जाए, जान नहीं जाती, गर्मी पसीना लगता है। लेकिन अगर वो एसी ले लेते हैं तो उस गर्मी में उनको फ़ायदा मिल जाता है। सेम एसी की तरह ये बेनिफिट दे रहे हैं, एसी की तरह मीन्स सर्वाइवल एडवांटेज, कुछ तो फायदा देंगे ये। तो ये जो जीन्स हैं, अगर यहाँ से प्लास्मिड के साथ इनको निकाल लेते हैं तो बैक्टीरिया की लाइफ को कुछ खतरा नहीं है, वो आराम से गर्मी में बिना एसी के रह सकते हैं। लेकिन अगर ये होते हैं तो भैया एसी में तो मज़े हैं ही, गर्मी में सर्दी का मजा लो। तो ये चीज़ प्लास्मिड करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक और चीज़ समझना है साथ में। अब देखो, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, वैसे ही बना दिया हमने। ये इसका मेन क्रोमोसोम है और ये प्लास्मिड है। अब कॉमन बैक्टीरिया जो होता है वो अराउंड 18 to 20 मिनट्स में डिवाइड कर रहा है। 18 से 20 मिनट में डिवाइड करके बाइनरी फिशन करके 1 से 2 बैक्टीरिया बना रहा है, 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ गौर करने की बात है बच्चों, जब ये 2 डॉटर सेल बनते हैं तो क्या होगा? जैसे 1 से 2 सेल की कॉपी बनती है तो उसमें सब कुछ सेम आना चाहिए ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब यहाँ पे 2 डॉटर सेल बनेंगे तो ये मेन क्रोमोसोम हर एक में आ जाएगा, क्योंकि जो जिंदगी के लिए चाहिए वो तो आएगा ही आएगा, तभी तो 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। व्हाट अबाउट दिस प्लास्मिड? ऐसा हो सकता है जब ये 2 कॉपी बने तो इसमें एक में ऐसे देखो ये हो जाए और एक में कुछ भी ना रहे। मतलब जब डॉटर सेल्स बनते हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि एक बैक्टीरिया में उस प्लास्मिड की कई कॉपी बन जाए, 50 कॉपी तक, 100 कॉपी तक प्लास्मिड की यहाँ बन जाए। और ऐसा पॉसिबल है कि दूसरे में एक भी ना हो, या 1 या 2 हो जाए। देख रहे हो क्या पता चल रहा है इससे? मेन क्रोमोसोम एक एक गया, बाकी सारे कंटेंट इक्वली चले गए, लेकिन प्लास्मिड इक्वल नहीं गया। वो किसी में बहुत ज़्यादा चला गया, किसी में नहीं रहा या बहुत कम रहा। तो ये क्या शो कर रहा है? प्लास्मिड का ये प्रॉपर्टी शो करता है कि प्लास्मिड इंडिपेंडेंटली डिवाइड कर रहा है, इंडिपेंडेंटली डिवीजन कर रहा है। ये इसके कॉपी नंबर का सेल के नंबर का कोई मतलब नहीं है। सेल के नंबर कितने बन रहे हैं, प्लास्मिड उससे कहीं ज़्यादा हो सकता है, सीधी सी बात है। तो कोहिन ने सही डिस्कवरी निकाल ली थी। उसने अपनी टेक्निक से क्या किया था? मिस्टर कोहिन ने प्लास्मिड को निकाला, उसमें बोयर के एंजाइम के साथ में नया जीन डाला और प्लास्मिड को फिर बैक्टीरिया में डाल दिया। यही तो बायोटेक्नोलॉजी है। तो प्लास्मिड की प्रॉपर्टी समझ में आ रही है आप सबको? क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये? डेफिनेशन क्या होगी सिंपली अभी? प्लास्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल द प्रोकैरियोट which is showing independent replication and have 2 to 8 genes which help bacteria in survival but not necessary for survival, right? ये मैंने अभी तक आपको बता दिया। अब प्लास्मिड का यूज़ क्या है? ये तो है प्लास्मिड, किसने किया, कैसे किया, वो काम करते हैं। अब इन प्लास्मिड का यूज़ क्या है? प्लास्मिड यूज़
ये भी अगर हम देखें तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या कर रहे हैं, इसी प्लास्मिड से हम फॉरेन डीएनए को अटैच करके उसकी कॉपी बना रहे हैं। अटैच करके क्यों? प्लास्मिड यहाँ पे एज ए वेक्टर यूज हो रहा है। दिस इज यूजिंग एज ए वेक्टर, जो कि फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर कर रहा है प्लांट में, एनिमल में, या कहीं पे भी जहाँ भेजना है एक्सप्रेस करने के लिए उसको वहाँ भेज रहा है, या किसी और प्लास्मिड जाके जोड़ करके उसमें उसको एक्सप्रेशन करके बड़े स्केल पर प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये तो इसका यूज़ है। बट ये प्रोडक्ट बनता कैसे है, ये फॉरेन डीएनए डलता कैसे है? कुछ गड़बड़ी होती है, कुछ नुकसान है, कुछ फ़ायदा है, इसको देखते हैं। अगेन हम बैक्टीरिया के डायग्राम पे आते हैं, प्लास्मिड को लेते हैं। सपोज करो कि ऐसे ही एक किसी बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, प्लास्मिड फॉरेन डीएनए को कैरी करता है। फॉरेन डीएनए को इस प्लास्मिड के समेत जोड़ देते हैं और फिर उसकी कॉपी बना करके बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो ये फॉरेन डीएनए को जोड़ते कैसे हैं और कहाँ डालते हैं और कहाँ से कैसे निकालते हैं, इसके लिए पहले हम फिर से उस बैक्टीरिया के प्लास्मिड में जाएंगे जहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब जो बैक्टीरिया के अंदर प्लास्मिड पाया जाता है उसका बायोटेक्नोलॉजी एस्पेक्ट से कुछ नुकसान है जो बैक्टीरिया के अंदर नेचुरली मिल रहा है। ये क्या है? बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले नेचुरल प्लास्मिड्स हैं। नेचुरल प्लास्मिड्स मीन जो उनके अंदर अपने आप होते हैं। कॉपी 15, 50, 100 कितनी भी हो सकती है। अब नेचुरल प्लास्मिड कैसे हैं बच्चों? देखो, एक घर है, एक सोसाइटी मान के चलते हैं। यहाँ पे सपोज एक सोसाइटी है जहाँ पे अराउंड 100 हाउसेस हैं, 100 घर हैं। ये सारे के सारे घर एक जैसे बने हैं, एक जैसा पेंट है, सब कुछ एक जैसा है। ध्यान से समझना, ये 100 हाउस जस्ट जो फर्स्ट टाइम आ रहा है उसको लग रहा है तो पूरे एक जैसे लग रहे हैं। इवन हम लेके चलते हैं, इनका नंबर भी नहीं है। हाउस नंबर होते हैं ना 1 से लेके 100 तक, ना नंबर है, सिर्फ नए नए बने हैं और सब एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ ये घर की जैसे प्लास्मिड हैं जिसमें डीएनए के 100 बेस पेयर्स हैं। डीएनए के 100 बेस पेयर्स हैं, ATGC, ए के साथ T, G के साथ C। अभी आगे करेंगे उसको हम, आगे तो पता ही होगा। डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है जिसमें नाइट्रोजन बेसिस ऐसे पेयरिंग फॉर्म में बाउंड करते हैं। तो ऐसे 100 बेस पेयर हैं इस घर की तरह प्लास्मिड के अंदर में। अब एक X पर्सन को लकी ड्रॉ में उसमें से एक घर अलॉट हो जाता है, एक घर अलॉट हो जाता है और वहाँ पे वो जाता है रहने के लिए। और दिक्कत क्या है, यहाँ पे 99 घरों में लोग पहले से रह रहे हैं, उस एक को आखिरी घर अलॉट हो जाता है और वो जाता है। वो 99 घर के लोग वहाँ पहले से रह रहे हैं, उनको पता है कि मेरा घर कौन सा, हालांकि उन बाहर कोई एड्रेस वगैरह नहीं है। अब आप ये सोच के बताओ, ये X वो यहाँ पे फॉरेन डीएनए है जो कि अपनी जगह पर लगने वाला है और ये यहाँ पे जाएगा, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको अपना घर एग्जैक्टली वहीं मिल जाएगा जहाँ पे जाना चाहता है? गड़बड़ हो गया। प्रोबेबिलिटी क्या है? तुक्का मारेगा, मेरा घर खाली है, खाली है, खाली है, कहीं पहुँच जाएगा। मीन्स प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर उसको चेक करना पड़ेगा। हो सकता है कि एक बार में पहुँच जाए, हो सकता है कि 99 बार में ना पहुँचे, आखिरी बार में पहुँच जाए, है ना? प्रोबेबिलिटी यही है ना। तो फॉरेन डीएनए इस नेचुरल प्लास्मिड के अंदर में कहाँ जाएगा? सारे डीएनए बेसिस एक जैसे हैं, डाल दिया। चलो मानते हैं कि वहाँ पे इसकी तरह बेचारा ढूंढते ढूंढते वहाँ पे पहुँच गया, जैसे ये अपना ढूंढ रहा था, मिल गया, ऐसे इसको मिल गया। अब फॉरेन डीएनए को डाल दिया। अब ये भी जनाब अपने किसी घर में पहुँच गए। अब इसका दूर का रिलेटिव आ रहा है इससे मिलने, रिलेटिव इससे मिलने आ रहा है कि मैं अपने उस वहाँ पे घर पे जाऊँगा जहाँ पे उसने नया घर लिया, मस्त फर्स्ट क्लास, देखते हैं उसने बुलाया मुझे, जाके देखता हूँ घर कैसा है। पहुँच गया, फिर ये कंफ्यूज, मेरा घर कहाँ है रिलेटिव का। फ़ोन वोन छोड़ देते हैं फिलहाल, इसको मैन्युअली सर्च करने देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, वो डीएनए हमने कहीं ना कहीं डाल दिया था, है ना। अब वो डीएनए जब इस बैक्टीरिया के अंदर कॉपी बनेगी प्लास्मिड की 50 से लेकर 100 तक, तो वो 100 कॉपी डीएनए की हम निकालेंगे कैसे? वो अंदर कहीं रास्ता फिक्स है, हम पता है कि उसी जगह पर डाला था, तो गलती से वहाँ पहुँच गया था। अब उसमें जो 100 कॉपी इसकी बन चुकी है इस प्लास्मिड के, जो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट किया है इसने, इस फॉरेन डीएनए को कैसे निकालेंगे?
ये रिलेटिव यहाँ कैसे जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता। ये सबसे बड़ी गड़बड़ है प्लास्मिड की। जो नेचुरल प्लास्मिड होते हैं इसकी सबसे बड़ी गड़बड़ ये है कि फॉरेन डीएनए को कहाँ डालना है, कहाँ निकालना है, ये साइंटिस्ट उसको अगर डाल भी देना तो भी नहीं बता सकता कि ये कहाँ पे निकालेंगे, क्योंकि घूमते घूमते सारे एक जैसे होते हैं। उसको भी दिक्कत आएगी, साइंटिस्ट को भी, जिसने वो डाल के निकालना चाहता है। इसी वजह से बैक्टीरिया के नेचुरल प्लास्मिड्स को बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के लिए कभी यूज़ नहीं करते हैं। प्लास्मिड की प्रॉपर्टी है, फ़ायदा है, लेकिन नेचुरल प्लास्मिड में गुम हो जाने का डर है। जो फॉरेन डीएनए, जो डीएनए का टुकड़ा यहाँ पे डाल करके उसको एक्सप्रेस कराने के लिए भेज रहे हैं उसके अंदर में, अब उसको निकाल ही नहीं पाएंगे तो एक्सप्रेस कैसे करेंगे उसके अंदर में। या इसका सपोज करो दवाई बनानी है, इसी की वैक्सीन बनानी है, वैक्सीन गुम हो गई तो वैक्सीन निकालेंगे, बनाएंगे कैसे। तो इसी वजह से नेचुरल प्लास्मिड को यूज़ नहीं किया जाता है। अब क्या करते हैं, प्लास्मिड का फ़ायदा देख लिया, कोहेन ने बता भी दिया कि इसको इंसर्ट करके हम डाल सकते हैं, तो तरीका क्या बचा, क्योंकि नेचुरल में तो कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी के लिए जब प्लास्मिड्स के ऊपर काम किया जाता है तो नेचुरल प्लास्मिड यूज़ नहीं करते हैं, देन आर्टिफिशियल प्लास्मिड्स आर यूज्ड। आर्टिफिशियल प्लास्मिड्स को यूज़ किया जाता है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस के लिए, या जो भी अभी प्रोडक्ट बन रहा है, चाहे मेडिसिन हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे कोई और प्रोडक्ट हो, एग्रीकल्चर का फूड प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, उन सब में आर्टिफिशियल प्लास्मिड्स को यूज़ किया जाता है। क्योंकि नेचुरल प्लास्मिड में वो सारी प्रॉपर्टी तो हैं, बट वहाँ पे हमारा छोटा सा फॉरेन डीएनए गुम हो जाने के चांसेस होते हैं, उसको निकलने की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। इसी वजह से नेचुरल प्लास्मिड को यूज़ नहीं करते हैं। उसी के तौर पे सेम टू सेम आर्टिफिशियल प्लास्मिड को बना दिया जाता है। अब ये जो आर्टिफिशियल प्लास्मिड्स हैं, आर्टिफिशियल मीन्स सिंथेटिक, मैन मेड, ये अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं। क्यों? क्योंकि फॉरेन डीएनए जो जोड़ना है वो कितना लंबा है, छोटा जीन है कि बड़ा जीन है, उसके हिसाब से छोटे और बड़े प्लास्मिड्स को यूज़ किया जाता है। अब प्लास्मिड के पास में जो रेप्लिकेशन कर रहा है मेन क्रोमोसोम और डीएनए की तरह, मतलब कुछ तो प्रॉपर्टी मेन डीएनए क्रोमोसोम की तरह होगी ना इसकी। अब मेन प्लास्मिड जो क्रोमोसोम की तरह मेन दिखता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, देखो।